चलिए इधर ध्यान दीजिए बेटा। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमको स्टडी करना है। ऐसा मान के चलिए कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ये आने ही वाला है ना। 99.99% चांसेस बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। नीट के भी लिए भी जो इंटरफेरेंस करके हम लोग जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज जो आते हैं वेव ऑप्टिक्स के, वो इसी रीजन से आते हैं, इसी टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। हमारे पास दो सोर्सेज ऑफ लाइट है, से S1 एंड S2, और दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट के बीच में का डिस्टेंस जो है वो कितना है बेटा? स्मॉल d। एक स्क्रीन है जो आप देख सकते हैं, एक बड़ी सी ये स्क्रीन है जो दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट से कैपिटल D डिस्टेंस पे रखी गई है। ओके, मान लिया। अब ऐसा है कि यहां से S1 से बहुत सारी वेव्स बाहर निकल रही होगी, S2 से भी बहुत सारी रे ऑफ लाइट्स या वेव्स बाहर निकल रही होगी। मैंने उसमें से ये S1 में से निकलने वाली एक रे, 5 मिनट रुकाओ, S1 में से निकलने वाली एक रे, S2 में से निकलने वाली एक रे को मैंने इस तरह से पिक्चराइज किया है और मैंने आपको बताया है कि देखो किस तरह से वो पॉइंट Q पे आके मिल रही है ना। डायग्राम को देखकर ही साफ पता चल रहा है ये दोनों रेज अलग अलग पाथ से आई है ना। दोनों अलग अलग पाथ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ लेंथ अगर मैं कहूँ तो S1Q से कह सकता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक का पाथ लेंथ अगर मैं कहूँ तो क्या कह सकता हूँ? S2Q। ओके, और अगर मैं कहूँ कि पाथ डिफरेंस क्या होगा, तो अगर आप पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं, मान लो पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस जो डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं कह सकता हूँ इट विल बी S2Q माइनस S1Q। ओके, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं सोर्स S1 से स्क्रीन पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एट पॉइंट M। सोर्स S2 से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एज S2N, और बीच का इनका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी ड्रॉ किया है। वो क्यों ड्रॉ किया है थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं फोकस करता हूं मेरे इस पॉइंट Q पे। जब मैं पॉइंट Q पे फोकस करता हूं, मान लो इस पॉइंट Q का जो डिस्टेंस है ये पॉइंट P से वो x है। बोले ये पॉइंट P है क्या असल में? पॉइंट P यहां पर एक ऐसा पॉइंट है जो S1 से और S2 से इक्वल डिस्टेंस पे आता है ना। तो मैं कह सकता हूं कि S2P माइनस S1P, यानी कि पाथ डिफरेंस पॉइंट P के लिए है ना, फॉर पॉइंट P है ना, वो कितना रहेगा बेटा? 0। अब अगर ये 0 रहेगा तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये इंडिकेट ये करता है कि पॉइंट P इज सेंट्रल ब्राइट बैंड। पॉइंट P जो है ये क्या है? हमारा सेंट्रल ब्राइट बैंड है। याद है ना, पाथ डिफरेंस 0 आने पे क्या होता है? एक ब्राइट बैंड क्रिएट होता है, और ये ऐसा ब्राइट बैंड है जो इंटरफेरेंस पैटर्न के बीचों बीच रहता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया है सेंट्रल ब्राइट बैंड। आई बात समझ में आपको? ओके, चलो मान लिया। अब मैं यहां देख सकता हूं S1MQ मिलकर एक ट्राइंगल बनाया है, तो मैं यहां लिखूंगा इन ट्राइंगल S1MQ। अगर ये ट्राइंगल को मैं देखता हूं तो मैं यहां लिख सकता हूं S1Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू S1M का स्क्वायर प्लस MQ का स्क्वायर, है ना। ओके माना। मगर मैं कहूंगा देखो S1Q का स्क्वायर S1M, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो कि सोर्स ऑफ लाइट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस है, उसको आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कैपिटल D। सो दिस S1M कैन बी रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल D। ओके, व्हाट अबाउट द MQ? क्या लगता है MQ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बोलो बोलो, सही बोल रहे हो आप, बोलो ना। x माइनस D/2
तो मैं एम क्यू को x माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। अब इसी तरह से इन ट्राइंगल S2NQ, जैसे आपने ये ट्राइंगल को फोकस किया था S1MQ, S2NQ, हाँ बराबर S2NQ, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करो, S2Q का स्क्वायर S2N का स्क्वायर प्लस NQ का स्क्वायर, सही है। अब देखो S2Q का स्क्वायर, तो वंस अगेन मैं S2N को क्या लिख सकता हूं, कैपिटल D, तो कैपिटल D का स्क्वायर। और जरा बताएंगे NQ को क्या लिख सकता हूं मैं, x प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, तो x प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। ओके चलो, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 रिप्रेजेंट करता हूं। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करो इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्या होगा, S2Q का स्क्वायर माइनस S1Q का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस, अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाय 4, है ना। 2 मिनट रुक जाओ, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी वाला, तो जब आप लगाएंगे तो ये एक्सपांड होकर ऐसा बनेगा। और आपको इसको माइनस करना है किससे, तो बोले S1Q के स्क्वायर से। S1Q का स्क्वायर क्या है, देखो क्या है S1Q का स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी प्लस डी स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा आपका। ओके चलो भाई, मान लिया। अब देखो जब मैं ये ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस एक्स डी हो जाएगा, और ये माइनस डी स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। तो मतलब ये होगा कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बस एक्स डी ये वाला और ये एक्स डी वाला बच जाएगा प्लस में। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर S2Q का स्क्वायर माइनस S1Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप यहाँ लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एक्स टी। क्या लिखा जा सकता है, 2 टाइम्स ऑफ एक्स टी। ओके ठीक है, मान लिया। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, S2Q माइनस S1Q इज इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एक्स डी अपॉन S2Q प्लस S1Q, S2Q प्लस S1Q। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, बोले ये क्या हुआ, यहाँ पर मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया, a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो जो a प्लस बी है वो इधर आ गया, समझा ना। मैंने 2 स्टेप्स एक साथ कर डाला। पहले तो मैंने इसको सेपरेट किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, a माइनस बी ए प्लस बी, और जो मल्टीप्लिकेशन में a प्लस बी था वो कहाँ आ गया, डिवीजन में। ओके ओके चलो माना। अब ऐसा है कि सिंस कैपिटल D जो है इज वेरी लार्ज, यानी कैपिटल D इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d, ये डिस्टेंस कैपिटल D जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी वजह से क्या होगा भाई मालूम क्या, S1Q अप्रोक्सीमेशन में इक्वल होगा S2Q के, अप्रोक्सीमेशन में इक्वल होगा D के। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है यहाँ से लेकर वहाँ तक का, तो मैं अगर कहूँगा कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तकरीबन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यानी इमेजिन करो कि मैं 2 सोर्सेस ऑफ लाइट उधर के कोने में रख रहा हूँ, अपना क्लास जहाँ से स्टार्ट होगी वहाँ पर। अमजद कौन ठोका इतनी जोर से, कौन ठोका क्लास, वो दरवाज़ा उधर करो उसको, टाइम पे आते नहीं, जोर से दरवाजे ठोक रहे। तो मान लो सोर्स ऑफ लाइट उधर है काफ़ी दूर, और वहाँ पर यहाँ इस दीवार पे आपका पॉइंट P है, थोड़ा सा ऊपर पॉइंट Q है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर पॉइंट Q है ना। अब मान लो कि ये पॉइंट P इधर है और थोड़ा सा ऊपर पॉइंट Q इधर आया है, और वो S1 S2 बहुत दूर उधर जाके है, तो तुमको नहीं लगता x1 से जो p तक का डिस्टेंस, s2 से जो p तक का डिस्टेंस, s1 से जो q तक का डिस्टेंस, ये सब के सब ऑलमोस्ट कैसे आने वाले हैं, सेम ही जाने वाले हैं यार, थोड़ा बहुत फर्क रहेगा वहाँ पे। तो जिसके तहत मैं यहाँ लिख सकता हूँ, देखो S2Q माइनस S1Q तो क्या था, पाथ डिफरेंस,
तो इसकी जगह मैं यहाँ लिख सकता हूँ देखो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2xd अपॉन S2 क्यूब प्लस S1 क्यूब क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी। बोले कैसे? अभी तो बोले S2 की S1 क्यूब ये सब तकरीबन कैसे होंगे कैपिटल डी के बराबर होंगे। फिर ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी पाथ डिफरेंस को लेकर। ओके कभी कभार हमें यहाँ तक पूछता है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो उसको डिराइव करते हुए यहाँ तक आना पड़ता है। अभी मगर मामला ख़त्म नहीं हुआ, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है अभी, मगर ये पहला स्टेज है, पहला स्टॉप बोलेंगे अपना ये है, उसके आगे और जाना है अपने को। ठीक है अभी यहाँ तक के लिख लो, जब ज़रा नालायकों से निपट के आता हूँ मैं। ओके तो यहाँ हम लोग ने जो डिटरमाइन किया, यहाँ हम लोग ने पाथ डिफरेंस कैलकुलेट किया। हमने पता लगाया कि पाथ डिफरेंस जब भी दो पॉइंट्स के बीच में का या दो सोर्सेस ऑफ लाइट से लाइट निकलती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक साथ पहुंचती है, दो अलग अलग रास्ते से गुजरती है, तो अगर मुझे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उसके लिए आपका जनरल फॉर्मूला क्या है हम लोग ने यहाँ देखा। ठीक है अब इसमें हमको पढ़ना है स्पेशल केसेस। यहां हम पढ़ेंगे अब स्पेशल केसेस। ओके यहां तक लिखना हो गया क्या आपका? चलिए पहले आप पहुंच जाइए वहां तक, 2 मिनट दे रहा हूं बस आपको, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखो ये तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आ गया पाथ डिफरेंस के लिए। अब हम बढ़ते हैं स्पेशल केसेस की तरफ। मान के चलो कि आपका जो पॉइंट Q है वो nth नंबर का ब्राइट बैंड है, nth नंबर का। n बोले तो कोई भी नंबर हो सकता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, है ना। तो केस 1 जो स्टडी कर रहा हूं मैं स्पेशल केसेस में, इफ पॉइंट Q इज nth ब्राइट बैंड, अगर पॉइंट Q जो है nth ब्राइट बैंड है तो मैं ये लिख सकता हूं कि पाथ डिफरेंस जो रहेगा फिर वो क्या रहेगा, वो n लैम्बडा रहेगा। वो क्या रहेगा n लैम्बडा। आपको याद है लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में अपन ने स्टडी किए थे कल, है ना, डिस्टेंस ऑफ पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कितना होना चाहिए n लैम्बडा, तो भैया वो n लैम्बडा रहेगा। तो मैं लिखूंगा अगर पॉइंट Q आपका nth ब्राइट बैंड है तो पाथ डिफरेंस जो रहेगा n लैम्बडा रहेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर n लैम्बडा इज इक्वल्स टू, अब क्योंकि ये डिस्टेंस nth ब्राइट बैंड का है तो इसीलिए xn इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ देयरफॉर xn इज इक्वल्स टू n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये मेरे पास जो इक्वेशन बन के तैयार आई है, इक्वेशन नंबर 4, दिस गिव्स मी डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। यानी तुम बैठे बैठे यहाँ बिना जाके स्केल से गिने, ऐसा नहीं कि तुमको ले जाके स्केल से गिनना पड़ेगा, तुम यहीं बैठे बैठे पता लगा सकते हो। कोई मैं बोलूँगा देखो सामने इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आ रहा है ना। आपको क्या क्या मालूम होना चाहिए? सबसे पहले तो 3 बेसिक चीज़ें मालूम होना चाहिए। क्या? लाइट की वेवलेंथ क्या है, सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2 सोर्सेस ऑफ लाइट के बीच में का डिस्टेंस क्या है। बस ये 3 चीज़ें मालूम है ना, हो गया। चलो आगे क्या? कोई मुझसे पूछता है ज़रा बताना तो वो 10वें नंबर का जो ब्राइट बैंड है वो सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितनी दूरी पे आता? तुम यहाँ बैठे रहेंगे और वो वैल्यू डालेंगे कि हाँ, बोलेंगे देखो इतनी सेंटीमीटर दूरी पे आता, जाके चेक कर, वो आप देखेंगे वही वैल्यू आ रही है ना। तो इस तरह से आप ये डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर ये मकसद ये नहीं था अपना कैलकुलेट करना, ये फॉर्मूले का मकसद था लाइट की वेवलेंथ कैलकुलेट करना। बोले कैसे? अरे इसी फॉर्मूले को देखो ना, आप क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल्स टू xn इंटू स्मॉल d अपॉन स्मॉल n लिख सकते हैं ना। अब मान लो तुमने टेप पट्टी से क्या करें, यहाँ से सोर्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस गिन लिए, 2 सोर्सेज ऑफ लाइट के बीच का डिस्टेंस गिन लिए, यानी कैपिटल D आ गया, स्मॉल d आ गया। फिर तुमने सामने देखा स्क्रीन पर तुम्हें एक इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आ रहा है ना। मुझे याद है अच्छे से कि ग्रेजुएशन में भी और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मैंने क्या किया था कि हमारे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और एक लाल कलर की लाइट का हम लोग ने कुछ एक वेवलेंथ कैलकुलेट किए थे, वो कुछ तो भी 700 समथिंग नैनोमीटर्स आ रहा था वो। खैर, तो हम लोग ने यहाँ पर देखा था बेटा कि जब हम लोग वहाँ पे
क्या कर रहे थे हम लोग, सेंट्रल ब्राइट बैंड जहां आया था वहां से एक पर्टिकुलर, जो भी एक पर्टिकुलर थर्ड या फोर्थ ब्राइट बैंड का हम लोगों ने स्केल से डिस्टेंस गिना था। तो यानी मैंने क्या गिना था, एक्सएन की वैल्यू, स्मॉल डी भी गिने थे, कैपिटल डी भी गिने थे हम लोगों ने। और अब जैसे मान लो मैंने फोर्थ नंबर का चुना, सेंट्रल ब्राइट बैंड से कौन से नंबर का चुन रहा हूँ, फोर्थ, तो फोर्थ नंबर के ब्राइट बैंड को मैं चुन रहा हूँ, तो फिर एन की वैल्यू 4 डालूंगा। और ये सब कैलकुलेट करने पे मुझे काय की वैल्यू निकल के आएंगे, लैम्बडा की वैल्यू, यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट, कि भाई रेड कलर का लाइट है तो उसकी वेवलेंथ क्या है, अगर ग्रीन कलर का लाइट है तो उसकी वेवलेंथ क्या है। तो ये फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बस समझ में आपको ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो ये तो था कि अगर पॉइंट क्यू एक nth ब्राइट बैंड होता तो, अगर ये पॉइंट क्यू एक nth डार्क बैंड होता तो क्या। अच्छा ये डायग्राम वायग्राम हो गया आप सभी का, इसकी कोई जरूरत नहीं है बा। तो स्पेशल केस में केस 2 जो हमारा आ रहा है, केस सेकंड, इफ पॉइंट Q is nth dark band, if point Q is nth dark band, अगर पॉइंट Q हमारा nth डार्क बैंड हुआ तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भैया अब पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला जो लिखा जाएगा (2n-1 λ/2 करके लिखा जाएगा। देखो कलीज कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला लिखाया था मैंने, और मल्टीपल ऑफ λ/2 यानी 2n-1 λ/2 लिखाया था मैंने, इस तरह से। ओके चलो मान लिया, फिर आगे क्या। तो अगर ऐसी बात है तो पाथ डिफरेंस के फॉर्मूले को डालो तो वहाँ पे फिर, तो अगर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला डालूंगा मैं, xn डैश स्मॉल d अपॉन कैपिटल D 2n-1 λ/2। अच्छा ये xn डैश क्या है, xn डैश है डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड, xn मतलब डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड, xn डैश का मतलब डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। अब स्मॉल डी और कैपिटल डी को उधर ट्रांसफर कर दो, देखो xn डैश इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। तो ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया टू कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड, एंड दिस कैन बी रिटन एज इक्वेशन नंबर 5। क्या पूछ लो, हाँ आखिरी में, लास्ट में बताता आपको। आई बात समझ में। अब आगे तो कभी कभार हमसे यहां तक पूछता है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर पाथ डिफरेंस, ऑल्सो कैलकुलेट ऑब्टेन एन इक्वेशन फॉर डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड एंड डिस्टेंस ऑफ nth डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। इस तरह से सवाल आते हैं। हमारे लिए मेन मायने जो रखता है अभी फिलहाल, है ना, ये इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आई थिंक ये हो चुका होगा आपका। अगला जो मैं क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, अक्सर वो सेपरेटली पूछा जाता है, अलग से पूछा जाता है। वो इसके साथ कंटिन्यूएशन में नहीं पूछता, वो अलग से बोलता है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ, है ना, ये एक अलग से पूछा जाता है। फ्रिंज विड्थ बैंड विड्थ का मतलब क्या होता है। तुमने देखा था कल मैंने आपको इंटरफेरेंस पैटर्न बताया था, अगर आपको याद हो तो हम लोग ने कल एक इंटरफेरेंस पैटर्न देखे थे इस तरह का, है ना, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया देखो जो ब्राइट कलर की जो एक बैंड नज़र आ रही है, इसकी चौड़ाई कैलकुलेट करके बताओ, मैं कैसे करूंगा कैलकुलेट, कोई भी तो बोले कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं। देखो तकरीबन सभी बैंड की जो चौड़ाई है तकरीबन है ना, काफ़ी दूर तक वो सेम होती है, काफ़ी दूर, यहाँ नहीं है क्योंकि ये बहुत अलग कॉन्सेप्ट है,
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर मेरे सामने कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नज़र आता है तो काफ़ी दूर तक के बैंड की जो चौड़ाई है तकरीबन कैसी होती है, सेम होती है। तो मैं किसी भी बैंड की चौड़ाई कैलकुलेट करूँ, किसी भी बैंड की चौड़ाई कैलकुलेट करूँ तो वो कैसी आएगी, सेम ही आएगी। एक और बात बता दूँ, असल एक्सपेरिमेंट में आप ये देखेंगे, जो ब्राइट बैंड की चौड़ाई है, जो ब्राइट बैंड की चौड़ाई है वही चौड़ाई होती है ऑलमोस्ट आपके डार्क बैंड की भी। जो ब्राइट बैंड की चौड़ाई है वही ऑलमोस्ट होती है आपके डार्क बैंड की भी चौड़ाई। तो दोनों में से किसी एक बैंड की चौड़ाई को कैलकुलेट कर लो, मतलब आपने दूसरा भी कैलकुलेट कर लिया। तो सवाल उठता है कि मैं कैलकुलेट करूंगा कैसे। अरे बहुत आसान है, देखो आप क्या करो, कोई भी एक nth ब्राइट बैंड चुन लो, nth ब्राइट बैंड, और n+1 ब्राइट बैंड लो, nth ब्राइट बैंड और n+1 ब्राइट बैंड। मैं देखता हूं कि सेंट्रल ब्राइट बैंड से nth ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस क्या है। कहां से बोला मैं, सेंट्रल ब्राइट बैंड से nth ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो मान लो xn। फिर मैं देखूंगा सेंट्रल ब्राइट बैंड से n+1, कौन सा, n+1 बोलो या n-1 बोलो, एक ही बात है। तो n+1 ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस देखो। अच्छा ये देखो, यहां पर इस ब्राइट बैंड के बीच में और इस ब्राइट बैंड के बीच में क्या आ रहा, डार्क बैंड। तो अगर मैं यहां से यहां xn और यहां xn+1, तो xn+1 में से अगर मैं xn को माइनस कर दूं, xn+1 में से xn को माइनस कर दूं, तो वो जबड़ पास मुझे क्या दे देगा, आपको डार्क बैंड की चौड़ाई दे देगा, है ना। तो मैं इसको ऐसा कैलकुलेट कर सकता हूं, फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ का जो कॉन्सेप्ट है, बैंड विड्थ जिसको मैं बीटा या कभी कभार कैपिटल X से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं बीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मैं इसको कह सकता हूं कि देखो डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड, उसमें n+1 ब्राइट बैंड, उसमें से nth ब्राइट बैंड के डिस्टेंस को क्या करो, माइनस करो, तो वो आपको जो है डार्क बैंड की चौड़ाई दे देगा वो। तो बोले कैसे, तो बोले n+1, x ऑफ n+1 कितना आता, x ऑफ n+1, तो वो रहेगा n+1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अब इसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d प्लस 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d माइनस n लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, कैंसिल, बचा क्या, लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये बीटा की वैल्यू आ गई। डिस्टेंस ऑफ विड्थ ऑफ डार्क बैंड, ये है विड्थ ऑफ डार्क बैंड। बोले कैसे, आपने दो ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किया ना आपने, तो दो ब्राइट बैंड के बीच में क्या होता है, डार्क बैंड, इसीलिए। फिर कोई मुझसे पूछेगा कि सर ये उल्टा नहीं कर सकते कि अपन दो डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस निकाले, तो दो डार्क बैंड के बीच का डिस्टेंस, बात समझ रहे क्या। ये मान लो ऐसा करते करते गया, 1 2 3 4 5 करते करते गया, और मैंने बोला ये nth नंबर का डार्क बैंड है, ये क्या है, nth नंबर का डार्क बैंड। इसका डिस्टेंस सेंट्रल ब्राइट बैंड से कितना आ रहा है, x-n, कितना आ रहा है, x-n। और उसके जस्ट फौरन बाद जो आएगा डार्क बैंड, इमेजिन करो यहाँ डार्क बैंड है, उसके फौरन बाद क्या आएगा, एक ब्राइट बैंड आएगा, और उसके फौरन बाद क्या आएगा, एक डार्क बैंड आएगा। तो मैं बोलूँगा ये देखो ये क्या है, तो ये n+1 नंबर का डार्क बैंड है। इसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड कितना आ रहा है, x-n+1। अब इस x-n+1 में से x-n मैं माइनस करूंगा तो ये वाला गैप आ जाएगा, और इस गैप में कौन है, ब्राइट बैंड, तो मुझे वो क्या दे देगा, ब्राइट बैंड की चौड़ाई। तो बोलो हम लोग देखो वो भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैं अब क्या कर रहा हूँ, बैंड विड्थ को कैलकुलेट करके देख रहा हूँ डार्क बैंड की मदद से। तो x-n+1 माइनस x-n, डार्क बैंड के लिए क्या फॉर्मूला है, ट्वाइस n माइनस 1। तो मैं लिखूंगा देखो भैया, ट्वाइस n+1, n की जगह n+1 माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D माइनस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D।
अच्छा ठीक है, चलो मान लिया। अब आगे क्या, पहले इसको आप मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ n प्लस 2 माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D माइनस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D। अब देखो ट्वाइस n प्लस 2 माइनस 1 क्या होता, 1, तो ट्वाइस ऑफ n प्लस 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D माइनस ट्वाइस ऑफ n माइनस 1 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D। अब आगे क्या, तो भाई अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि अब अगर ये मैंने माइनस साइन को अंदर खोला, या देखो लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, ट्वाइस ऑफ n प्लस 1, ये माइनस 2n प्लस 1 हो जाएगा, और लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D कॉमन निकल जाएगा। फिर आगे क्या, ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन 2D, 2 और 2 हो गया कैंसिल, देयरफॉर बीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो अब मेरे पास ये जो फॉर्मूला आया है बेटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ एंड फ्रिंज विड्थ। अब आप खुद देखो यहाँ पर दोनों को, चाहे आप ये तरीके से निकालो या चाहे आप इस तरीके से निकालो, आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मतलब जो ब्राइट बैंड की चौड़ाई होती है वही डार्क बैंड की चौड़ाई होती है, ये मैथमेटिकली प्रूवन भी है। अब इसमें सवाल कैसे कैसे आ सकते हैं, सवाल सिंपल, सबसे सिंपल 2 मार्क के लिए ऐसा आएगा, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न। मेरी राय में ये ब्राइट बैंड की मदद से निकाल लेना, डार्क बैंड की मदद से जाओगे तो कैलकुलेशन में गड़बड़ कर सकते हो, है ना। मगर स्पेसिफिकली अगर उसने बोला है ना, ऑब्टेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट बैंड, ऑब्टेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव ब्राइट बैंड, तो आपको सिर्फ यही मेथड चुनना है। अगर उसने बोला ऐसा, ऑब्टेन द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्सेक्यूटिव डार्क बैंड, तो भैया आपको तो फिर यही मेथड चुनना, आप ये वाले मेथड से उसको सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, अगर इतना ही बोलता है बैंडविड्थ करो या फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करो, तो फिर भाई टेंशन नहीं, आप ब्राइट वाला चुनो, आ जाएगा आंसर। आई बार समझे, कॉपी करो ये। तो भाई अब हम लोग क्या देखते हैं बेटा, यहाँ सिचुएशन में 2 बातें हमने देखा है, द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, द एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज गिवन बाय, तो यहाँ बोला है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला आएगा, इट विल बी थीटा इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन कैपिटल D। मतलब अगर देखो 2 सोर्सेज ऑफ लाइट है यहाँ पे, S1 और यहाँ पर है S2, और ये आपका स्क्रीन है। अगर मैं कहूँ ठीक है तो नॉर्मल है, ये पॉइंट है एक सर्टेन, यहाँ से एक लाइट गया और फिर उसके बाद लाइट यहाँ से गया और वहाँ पर मिलकर उसने क्या करा, इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। ये हो सकता है ब्राइट बैंड हो, ये भी हो सकता है कि वो डार्क बैंड हो, कुछ भी हो, ओके। या फिर एक और पॉइंट मैं लूँगा, जैसे मान लो कि ये nth नंबर का ब्राइट बैंड था, तो ये n+1 नंबर का ब्राइट बैंड है। तो मैं अगर मान लो S1 से ये डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ, ये ऐसा और यहाँ से ये ऐसा, S1 से मैंने क्या करा, डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, ये nth नंबर का ब्राइट बैंड का और ये n+1 नंबर के ब्राइट बैंड का, और ये एंगल जो है वो थीटा आ रहा है। अब आपको मालूम है n और n+1 ब्राइट बैंड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, बीटा, है ना। और ये डिस्टेंस जो होता है अप्रॉक्सीमेशन में किसके बराबर होता है, कैपिटल D के बराबर होता है।
कैपिटल डी के बराबर होता है ना अप्रॉक्सीमेशन में, क्योंकि ये डिस्टेंस काफ़ी बड़ा होता है। तो अगर मैं इस हिसाब से अगर देखूँ मैं, चलो ठीक है, अगर ये कैपिटल डी के बराबर है तो ये भी अप्रॉक्सीमेशन में कैपिटल डी के बराबर होगा। ओके, तो अब अगर मैं देखूँ तो ये इसको आर्क लेंथ की तरह मान के चलूँगा मैं, इसको क्या मान के चलूँगा मैं, आर्क लेंथ की तरह मान के चलूँगा। और अगर मैं आर्क लेंथ की तरह मान के चलूँगा थीटा, और ये है आर्क लेंथ जो कि बीटा, और ये कैपिटल डी, तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। बट मैं बोलूँगा बीटा इज इक्वल्स टू लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो बीटा अपॉन कैपिटल डी जहाँ पर आएगा उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। तो वो थीटा इज इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता, लैम्बडा अपॉन स्मॉल डी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आता है फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने का। फॉर्मूला याद रखो डायरेक्टली, कुछ खास वो नहीं है। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पर क्या बोला है कि मेरे पास दो सोर्सेस ऑफ लाइट है, मान लो ये सोर्सेस ऑफ लाइट है, से S1 एंड S2, और सामने एक इंटरफेरेंस पैटर्न मुझे नज़र आ रहा है। मैं अब क्या करता हूँ, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम लेता हूँ जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा, जिसका थिकनेस टी होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, म्यू, थिकनेस टी, और मैं यहाँ पर अपर सोर्स के सामने डाल देता हूँ। जैसे ही मैं अपर सोर्स के सामने रखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ कि पूरा का पूरा पैटर्न ऊपर सरक गया, पूरा पैटर्न थोड़ा सा ऊपर सरक गया। अच्छा, कितना सरका वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो इसका, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। ओके, और वंस अगेन कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी बीटा बाय लैम्बडा के बराबर होता है, तो उसकी जगह हमने ये बात डाल दी। हाँ, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, टी क्या है, थिकनेस ऑफ द मीडियम। अच्छा, कभी ये पूछेगा कितने नंबर ऑफ बैंड्स ऊपर सरका, नंबर ऑफ बैंड्स, तो नंबर ऑफ बैंड्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है म्यू माइनस 1 इंटू टी अपॉन लैम्बडा। आपको हर एक उसको मालूम होगा सिंबल क्या क्या मेंशन करता है। चलो अब आपसे एक सवाल है मेरा, अगर मान लो कि मैं पूरे के पूरे सिस्टम को पानी के अंदर डाल दूँ, पूरे के पूरे सिस्टम को पानी के अंदर डाल दूँ, तो अब बताओ बैंडविड्थ पे क्या असर पड़ेगा, बैंडविड्थ पे क्या असर पड़ेगा, बैंडविड्थ सेम रहेगा पक्का। बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या है, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। देखो अपैरेटस जैसे कि वैसे पानी में गया, कैपिटल डी पे कोई फर्क पड़ा क्या, स्मॉल डी पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। लैम्बडा पे कोई फर्क पड़ा क्या, जब वेव रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, वेवलेंथ कम हो जाती है, और अगर वेवलेंथ कम होगी तो बीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्बडा को, तो बीटा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी बैंडविड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स याद रखना, ऐसे कुछ सवालात आपको MCQs में देखने को मिलेंगे मॉड्यूल में, है ना। तो आप देखेंगे ये इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं, और उसको देखकर आपने अच्छे से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ को यहीं कंप्लीट करता हूँ, मुझे कुछ और याद आया तो मैं आपको ऐड करके बता दूंगा, है ना। ऑलमोस्ट यहाँ पर इंटरफेरेंस वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो, है ना। कुछ मुझे पॉइंट याद आता है तो मैं आपको बता दूँ। अब हमारा बर्थ नहीं, इसी के साथ कंटिन्यूएशन में था, उसमें कुछ और भी पॉइंट अगर ऐड ऑन करना रहा तो मुझे मैं आपको बता दूंगा। बस बाकी कुछ एडिशनल पॉइंट्स जो भी है वो मैंने नोट्स में डाल दिया है, आप उसको याद से पढ़ लेना एक बार, ठीक है। दिस मच इज़ इनफ। कल हम लोग न्यूमेरिकल्स लेंगे इस पोर्शन के, और फिर आगे बढ़ेंगे। कुल मिला के अब हमारे पास 2 टॉपिक बचे हैं, एक बड़ा सा टॉपिक बचा है डिफ्रैक्शन का, 2-3 दिन लेगा, और एक पोलराइजेशन का जो 1 दिन में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद ही चैप्टर कंप्लीट, हाँ वो भी ले लेंगे।